नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने ही यूट्यूब चैनल लक्ष्य क्लासेस पर। रोज की तरह आज भी हम सामान्य हिंदी के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। आप सब लोग जल्दी से जल्दी जुड़ जाइए और सेशन को शेयर कर दीजिए। जल्दी से जल्दी सभी लोग जुड़ जाइए और सेशन को शेयर कर दीजिए अपने सभी दोस्तों में, ताकि सभी लोग जल्दी से जुड़ जाएं और हमारे महत्वपूर्ण प्रश्नों का लाभ उठा सकें। भाई सभी एग्जाम्स की दृष्टि से प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। आप जल्दी से शेयर कर दीजिए सभी में। चलिए विचार पढ़ लेते हैं। विचार है हमारा, हर चीज़ की कीमत समय आने पर ही होती है। मुफ्त में मिला हुआ ये ऑक्सीजन अस्पताल में बहुत महंगा बिकता है। बहुत अच्छी लाइन है ये। हर चीज़ की कीमत समय आने पर ही होती है। मुफ्त में मिला हुआ ये ऑक्सीजन अस्पताल में बहुत महंगा बिकता है। सही बात है भाई। हम हर चीज़ की कीमत हमें तभी पता चलती है जब समय आता है, वरना तो हमें हर चीज़ बेकार लगती है दुनिया की। ऐसा सबके साथ होता है। आपको पता है ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो चीज़ मुफ्त में मिलती है लोग उसकी केयर नहीं करते हैं। ठीक है, केयर कब होती है? जब हम पैसा खर्च करें तब उसकी केयर करते हैं। जॉब सबको सरकारी टीचर की चाहिए, लेकिन अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में कोई नहीं पढ़ाएगा। क्यों नहीं पढ़ाएगा? क्योंकि वहाँ मुफ्त में ज्ञान मिल रहा है भाई, इसलिए नहीं पढ़ाएगा। यदि वहाँ भी पैसा जा रहे होते तो ज़रूर पढ़ाते सब लोग वहाँ पे। आजकल मुफ्त का ज्ञान भी ना चाहिए किसी को। गवर्नमेंट डॉक्टर सबको बनना है, लेकिन सरकारी अस्पतालों में इलाज किसी को नहीं कराना। अरे भाई क्यों नहीं कराते आप इलाज वहाँ पे? वहाँ बहुत अच्छे अच्छे डॉक्टर हैं। ये जो डॉक्टर यहाँ प्राइवेट क्लिनिक खोल के बैठे हैं, इनसे ज़्यादा होशियार डॉक्टर हैं सरकारी अस्पतालों में। ये एग्ज़ाम क्रॉस नहीं कर पाए इसलिए यहाँ हैं, उन्होंने एग्ज़ाम क्रॉस कर लिया है इसलिए वो वहाँ हैं। तो इसका मतलब क्या है कि वो ज़्यादा होशियार हैं इनसे, लेकिन कोई इलाज नहीं करवाता उनसे। क्यों? क्योंकि वो मुफ्त में इलाज कर रहे हैं। केयर नहीं है आजकल लोगों को मुफ्त में मिली किसी भी चीज़ की। जैसे ऑक्सीजन की नहीं है, यहाँ मिल रही है तो अंदर जाके देखोगे हॉस्पिटल में। कोरोना काल में वैसे कीमत पता तो चल गई होगी। अब जैसे मैं आपको पढ़ा रही हूँ तो कोई आता नहीं है क्लास करने। क्यों? जॉब सबको चाहिए, लेकिन क्लास कोई नहीं करना चाहता। क्यों नहीं करना चाहते? क्योंकि मुफ्त में मिल रही है। यदि पैसे गए होते तो सब भाग के आते, 1000 काम छोड़ देते अपना। क्या कहते अपने घर? हाँ पैसा न गए, क्लास चल रही है, मैं जा रहा हूँ क्लास में, जा रही हूँ क्लास में। लेकिन अब कोई नहीं आएगा। क्यों? पैसा तो गए ही ना है जेब से भाई, है ना। मुफ्त का ज्ञान, मुफ्त की कोई भी चीज़ किसी को नहीं चाहिए जब तक जेब से पैसा ना जाए। चलिए भाई, हर चीज़ की कीमत समझो, चाहे वो मुफ्त में है चाहे वो पैसे से है। कीमत चीज़ों की बराबर होती है। ठीक है, चलिए चलते हैं प्रश्न पर। प्रश्न है हमारा, हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन का सर्वप्रथम प्रयास किसने किया था? अच्छा प्रश्न है, जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए। हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन का सर्वप्रथम प्रयास किसने किया था? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने, ग्रियर्सन ने, गारसा दत्तासी ने, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए भाई, प्रश्न अच्छा है। चलिए हिंदी साहित्य के लेखन का सर्वप्रथम प्रयास किसने किया था, ये हम देख लेते हैं किसने किया भाई। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने नहीं किया था। अक्सर क्या होता है ऐसे प्रश्नों में, जो हमें नाम सुना सा लगता है हम उस ऑप्शन को लगा देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है भाई। कभी कभी ऑप्शन में आंसर वो भी होता है जो सुना हुआ नहीं होता है। सी ऑप्शन सही है, गारसा दत्तासी। हिंदी साहित्य के लेखन का सर्वप्रथम प्रयास किया था इन्होंने। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न है हमारा, हिंदी साहित्य का पहला इतिहास लिखा गया था।
आपको ये बताना है कि हिंदी साहित्य का जो पहला इतिहास लिखा गया था वो किस भाषा में लिखा था। जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए, किस भाषा में लिखा गया था। संस्कृत भाषा में, जर्मन भाषा में, फ्रेंच भाषा में, अंग्रेजी भाषा में। आंसर दीजिए भाई जल्दी से। चलिए आंसर ले लेते हैं, क्या होगा इसका आंसर। हिंदी साहित्य का पहला इतिहास लिखा गया, संस्कृत में नहीं लिखा गया, जर्मन में नहीं लिखा गया, अंग्रेजी में नहीं, फ्रेंच भाषा में लिखा गया था। ठीक है, हिंदी साहित्य का जो पहला इतिहास लिखा गया था वो फ्रेंच भाषा में लिखा गया था, और लेखन का सबसे पहला प्रयास गारसदर तासी ने किया था। चलिए प्रश्न है हमारा, हिंदी का प्रथम व्याकरण लिखने वाले विद्वान हैं। हिंदी का प्रथम व्याकरण किसने लिखा है ये आपको बताना है। जोशुआ केपलर ने, किशोरीदास बाजपेयी ने, जॉर्ज ग्रेशन ने, कामता प्रसाद गुरु ने। जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए भाई, किसने लिखा था हिंदी का प्रथम व्याकरण। अच्छा प्रश्न है। हमें हिंदी के बारे में जानकारी होनी चाहिए कि हमारा इतिहास कहाँ से आया है हिंदी का, और हमने क्या क्या इसके बारे में जानना है। चलिए, प्रथम व्याकरण किसने लिखी थी भाई। कामता गुरु ने नहीं, जॉर्ज ग्रेसन ने नहीं, ए ऑप्शन हमारा सही है, जोशुआ केपलर ने। ठीक है, जोशुआ केपलर ने हिंदी का प्रथम व्याकरण लिखने वाले विद्वान हैं। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न है हमारा, हिंदी साहित्य के इतिहास को व्यवस्थित रूप देने का श्रेय किसको जाता है। हिंदी साहित्य के इतिहास को व्यवस्थित रूप देने का श्रेय किसको जाता है। शिव सिंह सेंगर को, आचार्य रामचंद्र शुक्ल को, जॉर्ज ग्रेशन को, या मिश्र बंधु को। जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा भाई, किसको जाता है व्यवस्थित रूप देने का श्रेय। चलिए आंसर ले लेते हैं, हिंदी साहित्य के इतिहास को व्यवस्थित रूप देने का श्रेय किसको जाता है। ऑप्शन हमारा बी सही है भाई, आचार्य रामचंद्र शुक्ल को। ठीक है, शिव सिंह सेंगर को नहीं, जॉर्ज ग्रेशन को भी नहीं, मिश्र बंधु को भी नहीं, किसको जाता है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल को जाता है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न है हमारा, किस इतिहास लेखक ने अपने इतिहास ग्रंथ में लगभग 5000 कवियों का विवरण दिया है। किस इतिहास लेखक ने अपने इतिहास ग्रंथ में लगभग 5000 कवियों का विवरण दिया है। ऐसे कौन लेखक हुए जिन्होंने 5000 कवियों का विवरण दिया है अपने इतिहास ग्रंथ में। जल्दी से आंसर दीजिए कमेंट बॉक्स में। शिव सिंह सेंगर, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, जॉर्ज ग्रेशन, मिश्र बंधु। चलिए आंसर ले लेते हैं, क्या होगा इसका आंसर। अच्छा प्रश्न है ये। पोल का भी एक प्रश्न ले लेते हैं, पोल डाल देते हैं हम, आप आंसर देना उसका। पोल का क्या आंसर होगा। चिंता भाववाचक संज्ञा है, इसका आपको आंसर देना है। चिंता भाववाचक संज्ञा है या नहीं, ये आपको आंसर देना है। ठीक है, चलिए इसका आंसर ले लेते हैं हम। क्या है इसका आंसर, डी ऑप्शन बिल्कुल सही है हमारा। किस इतिहासकार ने किस लेखक ने अपने इतिहास ग्रंथ में 5000 कवियों का विवरण दिया है। मिश्र बंधु ने। ठीक है, मिश्र बंधु थे वो। चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न है हमारा, नागरी प्रचारणी सभा की संस्थापना हुई थी, कब हुई थी इसकी स्थापना। जल्दी से बताइए कमेंट बॉक्स में, नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना कब हुई थी। 1910 में, 1993 में, 1800 में, या इनमें से कोई नहीं। जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए भाई, कब हुई थी नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना।
चलिए आंसर ले लेते हैं, क्या होगा इसका आंसर। क्या होगा इसका आंसर, ए ऑप्शन, बी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, 1893। ठीक है, नागरिक विचारणी सभा की स्थापना 1893 में हुई है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। आज मैंने हिंदी साहित्य के इतिहास से कुछ प्रश्न लिए हैं भाई। हिंदी शब्द सागर का प्रकाशन किस संस्था ने किया था, यह आपको बताना है। हिंदी शब्द सागर का प्रकाशन किस संस्था ने किया था। हिंदी साहित्य सम्मेलन, नगरीय प्रचारणी सभा, इंडियन प्रेस या राष्ट्रभाषा परिषद। जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए। हिंदी शब्द सागर का प्रकाशन किस संस्था ने किया था। अच्छा प्रश्न है ये भी। पोल का आंसर ले लेते हैं भाई। पोल का आंसर क्या होगा, चिंता भाववाच्य संज्ञा है। ठीक है, जो यस वाले हैं उनका आंसर सबका सही है, जो नो वाले हैं वो थोड़ा सा ध्यान दें भाई। चिंता भाववाच्य संज्ञा है। चलिए अब इस प्रश्न का आंसर ले लेते हैं। हिंदी शब्द सागर का प्रकाशन किस संस्था ने किया था, तो ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही है, नागरिक प्रचारणी सभा ने। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न है हमारा, इनमें से गुणवाचक विशेषण कौन सा है। गुणवाचक विशेषण बताना है कौन सा है, चौगुना, नया, तीन या कुछ। कौन सा गुणवाचक विशेषण है, जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए भाई। चलिए आंसर ले लेते हैं, क्या होगा इसका आंसर। गुणवाचक विशेषण कौन सा है, चौगुना है, नया है, तीन है या कुछ है। सबसे पहले चौगुना देख लेते हैं। चौगुना ये क्या है, संख्यावाचक विशेषण है, वो भी निश्चित संख्यावाचक। ठीक है, तीन, तीन क्या है, संख्यावाचक विशेषण है, वो भी निश्चित। कुछ क्या है, संख्यावाचक विशेषण है, वो भी अनिश्चित। ये अनिश्चित है, मात्रा पता नहीं है। तीन या चौगुना में मात्रा पता है। नया क्या है, नया गुणवाचक विशेषण है। ठीक है, जैसे हम नया पेड़ लगाओ, ठीक है, ये क्या है, पेड़ की विशेषता है कि नया है वो। ठीक है, ये गुणवाचक विशेषण है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न है हमारा, प्रिय विशेषण के साथ प्रयुक्त होने वाली संज्ञा नहीं है। प्रिय विशेषण के साथ प्रयुक्त होने वाली संज्ञा कौन सी नहीं है, ये आपको बताना है। विषय, कवि, मित्र या वैरी। अच्छा प्रश्न है, जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा भाई। चलिए आंसर ले लेते हैं, क्या होगा इसका आंसर। प्रिय विशेषण के साथ प्रयुक्त होने वाली संज्ञा नहीं है। विषय, इसको हम प्रयोग कर लेते हैं, क्या जाता है, एक ही मिनट तो लगने वाली है। प्रयोग करके देखने से ज़्यादा अच्छा आएगा। प्रिय विषय, ठीक है, प्रिय विषय के साथ खूब ठीक लग रहा है। प्रिय कवि बिल्कुल ठीक लग रहा है भाई। प्रिय मित्र बिल्कुल ठीक लग रहा है। वैरी, दुश्मन, दुश्मन क्या प्रिय होता है। प्रिय वैरी वैसे भी ठीक नहीं लग रहा, लगा हुआ भी। और दुश्मन जो होता है वो प्रिय नहीं होता है। तो डी ऑप्शन हमारा यहाँ सही है, प्रिय विशेषण के साथ प्रयुक्त होने वाली संज्ञा वैरी नहीं है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। दुश्मन तो दुश्मन होता है भाई, वो प्रिय नहीं होता। यदि वो प्रिय होता तो वो दुश्मन ही क्यों होता। प्रश्न है हमारा, असुर का पर्यायवाची शब्द नहीं है। असुर का पर्यायवाची शब्द क्या नहीं है, ये आपको बताना है। धनुज, दानव, दैत्य, यक्ष। जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा भाई। असुर का पर्यायवाची शब्द नहीं है। पोल डाल लेते हैं, इतने आप आंसर दीजिएगा। पोल है, जायसी छायावादी कवि हैं। जायसी छायावादी कवि हैं, आपको बताना है यस या नो। ठीक है, चलिए अब इसका आंसर दीजिए। असुर का पर्यायवाची शब्द नहीं है। क्या नहीं है, दानुज भाई असुर का पर्यायवाची होता है, दानव भी होता है, दैत्य भी होता है। यक्ष जो है ये असुर का पर्यायवाची नहीं है, यक्ष। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न पर।
प्रश्न है हमारा, महान का विलोम शब्द है। शब्द दिया हुआ है महान और इसका विलोम हमें बताना है क्या है। अल्प, नगण्य, अनुचित या क्षुद्र। क्या होता है महान का विलोम? जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा। चलिए आंसर ले लेते हैं। क्या होगा इसका आंसर? महान। महान कहते हैं बड़ा या तो फिर विशाल। ठीक है, या तो बड़ा या तो फिर विशाल। अब इसका अल्प तो होगा नहीं, क्योंकि अल्प तो कम का होता है। ठीक है, इसका क्या होगा? क्षुद्र। क्षुद्र कहते हैं छोटे को। ठीक है, डी ऑप्शन हमारा यहाँ सही है। महान का होता है क्षुद्र। अल्प का क्या होगा? अल्प का मतलब होता है कम और अति का मतलब होता है ज़्यादा। कहते नहीं है हम प्रयोग करते हैं इसने तो अति कर रखी है, मतलब ज़्यादा ही हो रही है कुछ बात। नगण्य का होता है गण्य। ठीक है, अनुचित का होता है विलोम उचित। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न है हमारा, पिता की हत्या करने वाला। पितामह, पिर पितामह, पिष्ट पेषण, पितृहंता। क्या होता है पिता की हत्या करने वाले के लिए एक शब्द? जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा। इतने हम क्या करते हैं, पोल का आंसर ले लेते हैं भाई। पोल का आंसर ले लेते हैं, इतने आप इसका आंसर दीजिएगा। पोल क्या था हमारा? जायसी छायावादी कवि हैं या नहीं, ये पूछा था। तो जो लोग यस बोल रहे हैं जायसी छायावादी कवि हैं, उन्होंने शायद पीछे की वीडियो सही से नहीं देखी हैं, क्योंकि जायसी छायावादी कवि नहीं है भाई। और जो लोग नहीं बोल रहे हैं वो सही हैं, क्योंकि जायसी भक्ति काल के निर्गुण धारा के प्रेम मार्गी शाखा के सूफी कवि हैं। ठीक है, सूफी कवि हैं, जायसी छायावादी कवि नहीं हैं। तो नहीं वाले यहाँ पे सही हैं। चलिए आंसर ले लेते हैं आप प्रश्न का। पिता की हत्या करने वाला। पितामह किसे कहते हैं? पिता का पिता। पिता का पिता उसे कहते हैं पितामह, मतलब आपका बाबा। ठीक है, प्रिय पितामह किसे कहते हैं? प्रिय पितामह पिता के पिता का पिता, मतलब हमारा पर बाबा। पिता के पिता का पिता उसे कहते हैं प्रिय पितामह। पिष्ट पेषण किसे कहते हैं? कही हुई बात को बार बार कहना, उसे कहते हैं पिष्ट पेषण। ठीक है, कही हुई बात को बार बार कहना। डी ऑप्शन हमारा यहाँ बिल्कुल सही है। पितृहंता पिता की हत्या करने वाले को कहते हैं। ठीक है, पिता की हत्या करने वाले को पितृहंता कहते हैं। इतिहास गवाह है, लड़कियों ने कभी अपने पिता की हत्या नहीं की है, लेकिन इतिहास को उठा के देखो, हमेशा पुत्रों ने ही पिता की हत्या की है। लालची होते हैं लड़के, उन्हें सत्ता का लोभ होता है, लालच होता है। लेकिन इतना भी क्या लालच होता है भाई, उनके बाद तुम्हारे पास ही आनी है, इतनी भी क्या जल्दी है कि उन्हें मार के उनकी सत्ता पे बैठोगे आप? ये बहुत गलत बात होती है। चलिए राम क्रिकेट खेलता है पर अच्छा नहीं। राम क्रिकेट खेलता है पर अच्छा नहीं, हमें बताना है कि कैसा वाक्य है। सरल वाक्य है, संयुक्त वाक्य है, मिश्र वाक्य है, इनमें से कोई नहीं। सरम नहीं है भाई, सरल होगा। सरम वाक्य कोई नहीं होता। ठीक है राम क्रिकेट खेलता है पर अच्छा नहीं, सरल वाक्य है, संयुक्त वाक्य है, मिश्र वाक्य है, इनमें से कोई नहीं। आपको बताना है कौन कैसा वाक्य है ये। चलिए आंसर ले लेते हैं। क्या होगा आंसर इसका? राम क्रिकेट खेलता है पर जो है ये संयोजक चिन्ह है जो दो वाक्यों को जोड़ता है, ऐसा संयोजक चिन्ह है। संयुक्त वाक्य है ये, राम क्रिकेट खेलता है पर अच्छा नहीं। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न पर।
प्रश्न है हमारा, शुद्ध वाक्य का चयन करें। शुद्ध वाक्य का हमें चयन करना है। उसे भारी प्यास लगी है, जीवन और साहित्य का घोर संबंध है, वह कुर्ता डालकर गया, वे सब भले लोग हैं। कौन सा सही है ये आपको बताना है भाई। कौन सा सही है ये आपको बताना है, जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा। चलिए आंसर ले लेते हैं, क्या होगा। उसे भारी प्यास लगी। भाई प्यास भारी कब से लगन लगी? प्यास में वजन होता है क्या जो भारी लगेगी? प्यास कैसी लगती है? बहुत लगती है, ठीक है। उसे बहुत प्यास लगी है, भारी नहीं होती। बी ऑप्शन है हमारा, जीवन और साहित्य का घोर संबंध है। घोर नहीं होता संबंध, संबंध क्या होता है? घनिष्ठ होता है, ठीक है। संबंध घोर नहीं होता भाई, संबंध घनिष्ठ होता है। वह कुर्ता डाल कर गया। भाई अब इतनी भी स्टाइल मत दिखाओ। बहुत से लोग स्टाइल में बोलते हैं हम ये चीज़ डाल के गए थे, पहनकर नहीं, डालकर। ये चीज़ डाल लिया था हमने, लेकिन ये गलत होता है। इतनी भी स्टाइल मत दिखाओ कि व्याकरण की दृष्टि से अशुद्ध हो जाओ। तो डालकर नहीं होता है भाई, क्या होता है? पहनकर होता है, ठीक है। डी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही है, वे सब भले लोग हैं। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से वाक्य के शुद्ध रूप का चयन कीजिए। वाक्य एक ही दिया हुआ है लेकिन शुद्ध रूप का चयन करना है हमें। उन्हें एक पुत्र है, उनको एक पुत्र है, उनका एक पुत्र है, उनके एक पुत्र है। कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए भाई कौन सा सही है। पोल डाल लेते हैं, इतने आप आंसर दीजिएगा। पोल है हमारा, अनल हवा का पर्यायवाची है। अनल हवा का पर्यायवाची है, ये हमारा पोल है। आपको बताना है यस या नो, ठीक है। चलिए शुद्ध वाक्य का चयन करना है हमें। उन्हें एक पुत्र है, उनको एक पुत्र है, उनका एक पुत्र है, उनके एक पुत्र है। किसके? किसके? अकेले आदमी का पुत्र नहीं होता है, दो लोग होते हैं, ठीक है। उनके एक पुत्र है, उनका नहीं है, उनको नहीं है, उन्हें नहीं है, उनके एक पुत्र है, ये शुद्ध है, ठीक है। चलिए प्रश्न है हमारा, तोते की तरह आंखें फेरने का अर्थ है। तोते की तरह आंखें फेरने का अर्थ बताना है। पुराने संबंधों को एकदम भुला देना, किसी रोग से बुरी तरह ग्रस्त होना, दोस्त के साथ विश्वासघात करना, बिना सोचे समझे निर्णय लेना। जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए कौन सा होगा सही। चलिए आंसर ले लेते हैं, क्या होगा। तोते की तरह आंखें फेरने का मतलब क्या होता है? बिना सोचे समझे निर्णय लेना, ये बिल्कुल नहीं होता। दोस्तों के साथ विश्वासघात करना, ये बिल्कुल नहीं होता। भाई जो आपके दोस्त हैं, सबकी लाइफ में एक दो दोस्त होना चाहिए ताकि आप उन्हें परेशानियां बता सको अपनी और उनकी भी सुन सको। दोस्त होना बहुत अच्छी बात होती है, लेकिन उनके साथ विश्वासघात करना बहुत बुरी बात होती है, ठीक है। बहुत बुरी बात होती है विश्वासघात, किसी के साथ नहीं करना। आपने सुना होगा, बुजुर्ग लोग बोलते हैं कि गुरु से कपट, मित्र से चोरी, या हो निर्धन या हो कोड़ी। तो भाई गुरु से और मित्र से विश्वासघात या चोरी मत करना कभी। किसी रोग से बुरी तरह ग्रस्त होना, ये भी नहीं होगा। पुराने संबंधों को एकदम भुला देना, ये होता है तोते की तरह आंखें फेरना, ठीक है। तोते की तरह आंखें फेरना, पुराने संबंधों को एकदम भुला देना। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न है हमारा, धनहीन शब्द में समास है। समास नहीं है भाई, समास है, ठीक है।
धनहीन शब्द में समास बताना है। द्विगु समास है, तत्पुरुष समास है, द्वंद्व समास है, वैभाव समास है। जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए भाई, क्या होगा आंसर। पोल का आंसर ले लेते हैं भाई, क्या होगा। पोल का आंसर होगा अनल हवा का पर्यायवाची है। ये पोल था हमारा। जितने लोग नहीं के साथ हैं वो सही है, जितने लोग यस के साथ हैं वो गलत हैं, क्योंकि अनल हवा का पर्यायवाची नहीं होता है, अनल आग का पर्यायवाची होता है। ठीक है, ये श्रुतिशम भिन्न अर्थक में भी आता है प्रश्न। अनल हवा का पर्यायवाची नहीं है, आग का पर्यायवाची है। नहीं वाले यहाँ पर सही हैं। चलिए अब इसका आंसर दीजिए। धनहीन शब्द का समास है। सबसे पहले इसका विग्रह कीजिए। विग्रह कैसे करेंगे, धन से हीन। ठीक है, धन से हीन। अब धन से हीन में कौन सा समास हो गया, बी ऑप्शन सही है, तत्पुरुष समास। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न है हमारा सूरदास की भाषा का रूप है अवधी, ब्रज, खड़ी बोली या मैथिली। सूरदास की भाषा का रूप क्या है, जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए। बहुत अच्छा प्रश्न है और आसान भी है। चलिए आंसर ले लेते हैं, क्या होगा सूरदास की भाषा का रूप। सभी को पता है भाई, आसान प्रश्न है। अवधी नहीं होगा, खड़ी बोली नहीं, मैथिली नहीं होगा, ब्रज भाषा। ठीक है, ब्रज भाषा है सूरदास की भाषा का रूप। सूरदास को हिंदी साहित्य का सूर्य भी कहते हैं भाई। कभी प्रश्न आ जाए कि हिंदी साहित्य का सूर्य किसे कहते हैं, तो सूरदास को कहते हैं। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न है आज्ञा में प्रत्यय है। आपको बताना है कौन सा प्रत्यय है। शब्द आत्रेय है भाई। ठीक है, आत्रेय, त्रय है ये, ज्ञ की जगह पे क्या है, त्रय। आत्रेय शब्द में प्रत्यय बताना है आपको क्या है। जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए, क्या है प्रत्यय। ए प्रत्यय है, ई प्रत्यय है, ई प्रत्यय है, ए पत्र है। जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए। बहुत अच्छा प्रश्न है ये, इसमें थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं। चलिए आंसर ले लेते हैं, क्या होगा। ए नहीं होगा, बी नहीं होगा, सी नहीं होगा, डी होगा। ए पत्र प्रत्यय होता है आत्रेय शब्द में। ठीक है, आत्रेय शब्द में ए प्रत्यय होता है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न है हमारे निम्न काव्य संग्रहों के प्रकाशन का सही अनुक्रम क्या है। प्रकाशन के आधार पे हमें बताना है कि इनका सही अनुक्रम क्या है। सबसे पहले आपको ये बताना है ये सारी रचनाएं हैं किसकी, गुंजन, पल्लव, वीणा या ग्रंथि, किसकी रचनाएं हैं। जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा। और फिर आपको ये बताना है कि इनका सही क्रम क्या है। भाई ये प्रश्न बहुत एग्जाम्स में पूछा गया है, बहुत सारे एग्जाम में ये प्रश्न पूछा गया है। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है और बिल्कुल सेम वैसे ही पूछा गया है जैसे मैंने लिया है, क्रम ही पूछा गया है इनका। अच्छा प्रश्न है बहुत, आपको इसका आंसर देना है। जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा। चलिए आंसर ले लेते हैं, क्या होगा। सबसे पहले ये देखेंगे ये रचना किसकी हैं, गुंजन, पल्लव, वीणा, ग्रंथि। ये सुमित्रानंदन पंत की रचनाएं हैं भाई सभी। सुमित्रानंदन पंत की सभी रचनाएं हैं। इनके प्रकाशन वर्ष के अकॉर्डिंग हमें बताना है कि इनका अनुक्रम क्या है। ठीक है, गुंजन, पल्लव, वीणा, ग्रंथि। पल्लव, वीणा, ग्रंथि, गुंजन ये नहीं होगा। सबसे पहले ग्रंथि का प्रकाशन हुआ था। ठीक है, इसी से हमें पता चल जाएगा कि सी ऑप्शन सही है। जिस ऑप्शन में सबसे पहले ग्रंथि आ रहा है वही ऑप्शन सही है, क्योंकि सबसे पहले प्रकाशन ग्रंथि का हुआ था 1920 में। ठीक है, बाकी सब रचनाओं का प्रकाशन इसके बाद हुआ था। आज के सेशन का लास्ट प्रश्न है ये और बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसका आप स्क्रीनशॉट लेके रख लें या फिर इसको नोट कर लें। सुमित्रानंदन पंत की रचनाएं हैं ये सभी। चलिए इतनी देर तक बने रहने के लिए भाई धन्यवाद। आपसे विनम्र निवेदन है, सेशन को सपोर्ट कीजिएगा भाई, आपके सहयोग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है,
धन्यवाद।